हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है बीएफ स्किनर। आज के हम इस वीडियो में बीएफ स्किनर के बारे में जानेंगे, इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इनके सिद्धांत से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, उन सभी पॉइंट को एक एक करके देखेंगे और अंत में कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे ताकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बीएफ स्किनर के सिद्धांत को जानते हैं। दोस्तों, इनका सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछता है कि बीएफ स्किनर का सिद्धांत का नाम बताइए। तो दोस्तों, इनका सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। आप बीएफ स्किनर को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इन्होंने यह सिद्धांत 1938 में दिया था। कभी कभी हमारे एग्जाम में सन पूछ देता है कि सिद्धांत कब दिया था। तो दोस्तों 1938 में दिया था और इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, यानी कि बीएफ स्किनर का जन्म अमेरिका में हुआ था और यह प्रोफेसर थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के। तो दोस्तों, ये बेसिक जानकारी बीएफ स्किनर की थी। अब आइए इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स पर जोर दिया, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बीएफ स्किनर यह मानते हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने में, किसी भी कार्य को सीखने में सबसे पहले अनुक्रिया होती है यानी कि रिस्पॉन्स होती है, उसके बाद हम सीखते हैं। जैसे अगर आपको टीचर बनना हो तो आप डायरेक्ट टीचर नहीं बन सकते हैं, आपको इसके लिए कोई रिस्पॉन्स करना होगा, कोई अनुक्रिया करनी पड़ेगी। जैसे आपको इसके लिए पढ़नी होगी, तो जैसे यही बीएफ स्किनर यह मानते हैं कि सबसे पहले हम अनुक्रिया करते हैं, उसके बाद हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को 4 और अन्य नामों से हम जानते हैं। तो आइए चारों नाम को एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट नाम है हमारा कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सेकेंड नाम है हमारा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और थर्ड नाम है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ये 4 नाम है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम। तो दोस्तों, यह चारों नाम से हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछता है, कोई एक नाम दे देगा और पूछेगा इसका और अन्य नाम क्या है, और यह ऑप्शन में कोई एक नाम रहता है तो आपको वह नाम सेलेक्ट करना होता है और बाकी 3 नाम गलत होता है। तो जब तक आपको चारों नाम नहीं मालूम चलेगा तो आप एक नाम सेलेक्ट नहीं कर पाइएगा। अब आइए दोस्तों, इनके प्रयोग को देखते हैं। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग चूहा और कबूतर पे किया था। तो आप दोनों नाम याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछता है कि बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो चूहा और कबूतर पे किया था। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए, इन्होंने एक चूहा लिया था और उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया था। आप बॉक्स को देख सकते हैं और उसमें एक लीवर लगा था। लीवर का मतलब दोस्तों बटन होता है, यानी कि उस जब भी वह बटन दबता तो उसमें एक छिद्र खुलता था और छिद्र से खाना आ जाता था। तो चूहा उसमें बंद था। जब चूहे को भूख लगी, वह इधर उधर भागने लगा और गलती से उसके पैर से वह लीवर दब गया, यानी कि बटन दब गया और खाना उस छिद्र से आ गया। तो दोस्तों, उसके बाद चूहे को जब भी भूख लगती थी वह लीवर को दबा देता था और खाना आ जाता था, यानी कि जब उसे लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती थी वह अनुक्रिया करता यानी कि रिस्पॉन्स करता, तब उसे लक्ष्य मिल जाता। उसका लक्ष्य क्या था दोस्तों? उसका लक्ष्य खाना था। तो उसे जब भी खाना चाहिए था वह रिस्पॉन्स करता था। कैसा रिस्पॉन्स करता था? वह लीवर को दबा देता था। तो यही बीएफ स्किनर कहते हैं कि हमें कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें अनुक्रिया करने पड़ेगा, यानी कि रिस्पॉन्स करनी पड़ेगी। अब आइए इसको हम पढ़ते हैं। इन्होंने एक बॉक्स लिया, उसमें एक चूहा बंद कर दिया। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। बॉक्स में एक लीवर लगा था यानी कि बटन लगा था, उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था। देखिए दोस्तों, जब लीवर दबता था तो वह छिद्र खुल जाता था और खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा। आप देख सकते हैं चित्र, लीवर में लगा, उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया, इनके दोबारा किया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया इनके रिस्पॉन्स करता तो उसको खाना मिल जाता था। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हमें अपनी लक्ष्य की प्राप्त करना होता है तो हम अनुक्रिया करते हैं, इनके रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बाद हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जैसे चूहे का लक्ष्य खाना था तो उसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करनी पड़ती थी, यानी कि रिस्पॉन्स करनी पड़ती थी। आइए दोस्तों, यह प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकल कर आता है उस निष्कर्ष को पढ़ते हैं।
यह प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया यानी कि पहले रिस्पांस होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। उद्दीपन का मतलब होता है दोस्तों उत्तेजना, यानी किसी भी कार्य को जब तक आपको उत्तेजना नहीं मिलेगी आप उसके लिए तत्पर नहीं रहिएगा। जैसे अगर आपको टीचर बनना हो तो आपको पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई तो आप कर रहे हैं लेकिन आप पढ़ाई मन से नहीं कीजिएगा, पूरा उत्तेजना के साथ नहीं कीजिएगा, तब तक आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त कीजिएगा। जैसे उत्तेजना मिलती है, जैसे जैसे पुनर्बलन, यानी पुनर्बलन का मतलब होता है दोस्तों प्रेरणा, ये शिक्षक द्वारा मिलता है, माता पिता के द्वारा मिलता है। जैसे शिक्षक ये बोले कि तुम करो, तुम कर सकते हो, माता पिता यह बोले शाबाश बेटा तुम करो, तुम कर सकते हो, तो ये हमारा प्रेरणा होती है। यानी कि पुनर्बलन का मतलब आप समझ गए दोस्तों, पुनर्बलन का मतलब होता है प्रेरणा। जब भी बच्चों को प्रेरणा मिलती है वह कोई भी कार्य बहुत तेज़ी से करते हैं। देखिए जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य यानी कि टारगेट तक पहुंचने की प्रक्रिया में तेजी आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। देखिए दोस्तों बीएफ स्किनर ने सीखने की क्रिया में पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया है। यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि पुनर्बलन को किसने विशेष महत्व दिया है, बीएफ स्किनर ने। अब आइए दोस्तों इस परिभाषा को सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए किसी भी टारगेट को छूने से प्राप्त करने से पहले हम रिस्पांस करते हैं यानी कि अनुक्रिया करते हैं, उसके बाद हमें उद्दीपन मिलता है। उद्दीपन का मतलब दोस्तों उत्तेजना होता है, तो आप समझ गए होंगे उत्तेजना मिलता है, उसके बाद हमें पुनर्बलन मिलता है यानी किसी के द्वारा प्रेरणा मिलता है, जैसे माता पिता के द्वारा, शिक्षक के द्वारा कि तुम ये कार्य कर लो, तुम्हें बाइक मिलेगा, तुम्हें साइकिल मिलेगा, या तुम्हें A+ ग्रेड मिलेगा, या ऐसे मिलेगा, शाबाशी मिलता है। यानी पुनर्बलन हमारा 2 प्रकार का होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि रेनफोर्स मिलता है, रेनफोर्स मिलने के बाद हम क्रिया जो करते हैं वो बहुत तेज़ी से करने लगते हैं और लास्ट में हम अपनी टारगेट को पकड़ लेते हैं। यानी कि दोस्तों आप क्या समझे, सबसे पहले हम रिस्पांस करते हैं, उसके बाद हमारे अंदर उत्तेजना आती है, फिर दूसरे के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है, उसके बाद हम अपने टारगेट को पहुंच पाते हैं, टारगेट तक पहुंच पाते हैं, टारगेट को प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुनर्बलन, यानी कि पुनर्बलन किसे कहा जाता है, आइए इसको देखते हैं। पुनर्बलन जिस उद्दीपन को यानी कि उत्तेजना को देने से, उत्तेजना क्या हो गया, तुम कोई कार्य करो तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगा, तुम यह काम करो तुम्हें 100% मार्क्स मिलेगा या A+ ग्रेड मिलेगा, यानी कि जिस उद्दीपन को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पे पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना, यानी कि कोई बच्चा से यह बोला जाए कि तुम यह एग्ज़ाम पास कर लो तुम्हें साइकिल दिया जाएगा या मोबाइल दिया जाएगा, तो बच्चा वह कार्य बहुत तेज़ी से करता है और कार्य करने की संभावना बढ़ जाती है। इसे ही हम पुनर्बलन कहते हैं। यह हमारा 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन और निगेटिव पुनर्बलन। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सकारात्मक पढ़ते हैं। सकारात्मक में होगा जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, मोबाइल या कोई गिफ्ट देना। जैसे अगर किसी बच्चे से यह बोला जाए कि अगर एग्ज़ाम में तुम्हारा A+ ग्रेड आ जाएगा तो हम तुम्हें मोबाइल देंगे या तुम्हें साइकिल देंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया, ये माता पिता के द्वारा दिया जाए। या कोई बच्चा होमवर्क बना रहा हो, जब वह शिक्षक से दिखाए तो शिक्षक बोले शाबाश बेटा तुमने यह बहुत अच्छा कार्य किया है, तो ये सकारात्मक रेनफोर्समेंट होता है। नकारात्मक होता है हमारा जैसे दंड देना, मना करना या डांटना, यानी कि जब कोई बच्चा कार्य करे तो शिक्षक द्वारा या माता पिता द्वारा उसे डांट दिया जाए, उसे मार दिया जाए या उसे उस कार्य को करने से मना कर दिया जाए, यह हमारा नकारात्मक पुनर्बलन होता है। तो आप दोस्तों दोनों समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राणी, यानी प्राणी का मतलब होता है मनुष्य, हम और आप को। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। यानी कि जब हम कोई बच्चा कार्य कर रहा है, अगर उसे हम ये बोलें शाबाश तुम करो, तुम कर सकते हो, तो बच्चा वह कार्य दोबारा करेगा। लेकिन कोई बच्चा कार्य किया और शिक्षक द्वारा उसे मार दिया जाए, डांट दिया जाए, तो बच्चा वह कार्य दोबारा नहीं करेगा। यानी कि जब हम बच्चों को सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं वो कार्य को दोहराता है, लेकिन जब हम नकारात्मक देते हैं तो वो कार्य को नहीं दोहराता है। तो आप दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों हम पुनर्बलन की शेड्यूल देखते हैं। पुनर्बलन अनुसूची,
शेड्यूल भी इसका 2 प्रकार का होता है। रेनफोर्समेंट का शेड्यूल 2 प्रकार का होता है। आइए उन दोनों प्रकार को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा सतत पुनर्बलन अनुसूची। इसमें जब जब क्रिया होती है पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। सतत का मतलब हमारा होता है दोस्तों लगातार, निरंतर, यानी कि जब भी बच्चा कोई अच्छा कार्य करे उससे हम पुनर्बलन दें, उससे हम सतत पुनर्बलन कहते हैं। जैसे आप प्रत्येक बच्चे को ये बोले कि तुम एक क्वेश्चन हल करो, तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगा, तुम जितना क्वेश्चन हल करोगे सॉल्व करोगे उतना तुम्हें चॉकलेट दिया जाएगा, तो ये हमारा सतत होता है। लेकिन दोस्तों ये सेकंड है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह कुछ सवालों पर तारीफ करना है। यानी कि इसमें आंशिक का मतलब होता है दोस्तों कभी कभी, यानी कि जब शिक्षक का मूड हो या जब उसे लगे ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है फिर भी बच्चा ये सॉल्व कर दिया, तब अब इसे देना चाहिए पुनर्बलन, और शिक्षक को लगे तब वह देता है। यानी कि जब कभी कभी पुनर्बलन दिया जाता है तो उसे हम आंशिक पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं, यानी शेड्यूल कहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।